नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 3 हिमालय की बेटियां भाग 2 पढ़ेंगे। इसका पहला वीडियो हम पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हिमालय पर्वत का मानवीकरण किया गया है, उसे एक पिता के रूप में हमारे सामने दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां बताया गया है। उन्हीं बेटियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हिमालय की ये बेटियां बाल्यावस्था में कैसी थी और बाल्यावस्था से ये जब किशोर अवस्था में आती है तो ये कैसी दिखाई देती है और यौवन अवस्था में आते हुए ये कैसी दिखाई देती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधितकाएँ, सरसब्ज उपतकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी जिन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो ये नदियां हैं वो इनका क्या लक्ष्य है जिसके कारण अपने उद्गम स्थल से निकलती है और जिस उत्साह से ये वहाँ से निकलती है उसी उत्साह और उमंग के साथ ये बड़ी बेचैन होकर के बहती रहती है। तो लेखक बता रहे हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, अर्थात विराट यानी बड़ा, विशाल, इतना प्रेम पाकर भी, अपने हिमालय जैसे पिता का इतना प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है यानी कि संतुष्ट नहीं है तो फिर वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। इनको आखिर कहाँ जाना है, इनका लक्ष्य कहाँ है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई छोटी बालिका है, छोटी बेटी है, थोड़ी जैसे वो बाल्य अवस्था से वो किशोर अवस्था में आती है, किशोर अवस्था से फिर वो यौवन अवस्था में आती है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। तो अब यौवन अवस्था में अगर वो बालिका आती है, किशोर से यौवन अवस्था में आती है तो उसकी घर एक जीवन का लक्ष्य भी होता है उसका और उसकी जिम्मेदारियां भी होती है, पिता की भी जिम्मेदारियां होती है कि वो उसका विवाह करे और वो उसके गृहस्थ जीवन में उसको प्रवेश करवाएं। तो जिस तरह से एक नदियों को यहाँ पर हमने बालिका का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि नदियाँ भी एक बालिका की भांति यहाँ पर बताया गया है, नदियों को उनकी बेटियाँ बताया गया है हिमालय की। तो इनको यौवन अवस्था अर्थात जब इनकी वैवाहिक जीवन शुरू होता है तो लेखक बता रहे कि वो आखिर इनकी क्या प्यास है और ये कहाँ पर मिटाएगी। तो ये नदियों का लक्ष्य होता है सागर से मिलना, और जब नदी अपने उद्गम स्थल से मैदानी क्षेत्र से होते हुए जब सागर में मिल जाती है और वहीं उसका लक्ष्य है तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका आखिर क्या लक्ष्य होगा और कहाँ पर जाकर वो इनकी तृप्ति होगी, इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो वो है सागर। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधितकाएँ, सरसब्ज उपतकाएँ। अधितकाएँ का मतलब है समतल भूमि और सरसब्ज यानी हरा भरा, उपत्यकाओं का मतलब है घाटियाँ या तराई क्षेत्र। तो ये इनका इन सब क्षेत्रों से निकलती हुई
दौड़ती हुई, खेलते खेलते दौड़ती हुई ये नदियाँ इन क्षेत्रों को पार करती हुई जब देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुँचती है तो शायद इन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन सी बीती बातें याद? अपने उद्गम स्थल से अर्थात हिमालय से कैसे कल कल करती हुई ये निकलती है अपनी बाल्य अवस्था से, तो उन बातों को ये याद करती होगी, क्योंकि इन जंगलों में तो वो यौवन अवस्था में पहुंच जाती है। यहाँ तक आते आते वो बहुत सारा संघर्ष भी करती है, और संघर्ष करते करते जब वो इन जंगलों में आती है तो उन्हें अपने बूढ़े पिता हिमालय की याद आती है। बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट चोटियों के लिए, नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनने का मतलब होता है चिंता करना। लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बेटी की शादी करने के बाद पिता सोचता है कि मेरी बेटी घर में सुखी है, क्या उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, उसी तरह से हिमालय भी अपनी बेटियों के बारे में सोचता होगा। क्योंकि नदियों का जो स्वभाव है निरंतर बहते रहना, तो नदियाँ बहती रहती है, तो हिमालय सोचता होगा कि मैं यहाँ से निकलने वाली जो मेरी बेटियाँ हैं, नदियाँ हैं, वो अब कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, वो कहाँ पर होगी। और जब हिमालय बड़ी बड़ी पर्वत की चोटियों से इस प्रश्न का उत्तर पूछता है तो इस प्रश्न के उत्तर में विराट मौन के अतिरिक्त उसको कोई भी आंसर नहीं मिलता है, कोई तरह का उत्तर नहीं मिलता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही, अब देखो बच्चों, ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र लेखक बता रहे कि ये दो ऐसे नाम हैं, ये दो महानद हैं। ये छोटी छोटी नदियों से मिलकर के ये नदियाँ बनी, और इनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, ये बहुत सारी जो नदियाँ हैं कोसी, इनके नाम हमारे सामने आगे आ जाते हैं, हमारी आंखों के आगे आ जाते हैं, नाचने लगते हैं, क्योंकि ये सभी हिमालय की बेटियां हैं। सिंधु जो पंजाब प्रांत से निकलती है और समुद्र में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होते हुए अरब सागर में मिलती है। तो इन सभी नदियों के नाम हमारे सामने आगे घूमने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की, पिघला हुआ दिल मतलब, दिल का मतलब है बर्फ, हिमालय के बर्फ की बूंदें हैं, और बूंद बूंद से इकट्ठा होकर यह महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। समुद्र में नदियों में बदल जाती है। बूंद बूंद इकट्ठा होकर किस में बदलती है? नदियों में बदलती है, और फिर इकट्ठा होकर के यह महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। किंतु सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों, कौन सी दो बेटियां? सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी कि सौभाग्य मिला। इन दोनों नदियों का, दोनों नदियों से मिलने का, सागर को हिमालय की इन दोनों नदियों से मिलने का सौभाग्य मिला। किसको? समुद्र को। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।